अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास बेशुमार और चीज़ें भी डेवलप होना शुरू हुई, बहुत सारी और चीज़ें भी हमारे पास आना शुरू हुई। सबसे पहली चीज़ तो अभी आप खुद देख लें कि आप घर बैठे हुए लेक्चर को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उस पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। सो आप कह सकते हो कि ये भी एक इमर्जिंग ट्रेंड था, ठीक है? एक फ्यूचर ट्रेंड था कोविड के बाद जिसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए घर बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, लेक्चर ले सकते हो, अ, चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, यानी कन्वीनियंस आना शुरू हो गई। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है 5G टेक्नोलॉजी। अब 5G जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली टाइप ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल इंटरनेट को हम कहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। सो 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट ऑन योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है? उसके लिए हम 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसकी स्पीड, 5G टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो रफली 200 मेगाबिट्स 200 एमबीपीएस से लेके 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक आपको मोबाइल के ऊपर इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। और ये उस तमाम स्पीड से ज़्यादा तेज़ है जो कि इस वक़्त हमें पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ या घरेलू सार्फिन को इंटरनेट मिलता है, उससे ज़्यादा तेज़ 5G की भी इंटरनेट सर्विसेज़ होती हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली डिप्लॉय किया जाए और प्रॉपर्ली उनको यूज़ किया जाए। अब 5G क्या है, जो इसमें 5 है ये बेसिकली 5th जनरेशन और G जो है वो जनरेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? सो आपके पास इस वक़्त तक जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर तक 5 जनरेशंस आ चुकी हैं। सबसे पहले आपके पास आई थी एज, एज के बाद के पास आया एलटीई, एलटीई के बाद सॉरी एज के बाद आया 3G, 3G के बाद आया एलटीई, फिर 4G और फिर 5G। अब कुछ मुल्क 6th जनरेशन को भी यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसकी सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, ना कि उसको पब्लिक के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप रहते हैं, इर्द-गिर्द आपको मोबाइल टावर्स दिखेंगे, ठीक है? अब उन मोबाइल टावर्स का एक मकसद है कि आपकी डिवाइस तक सिग्नल पहुँचाना, चाहे वो सिग्नल कॉल्स के लिए है, चाहे वो सिग्नल्स इंटरनेट के लिए है, वो हर कुछ डिस्टेंस के बाद आपके वो एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसकी बेस पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब इसी के अगेंस्ट 5G में एक जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है कि आपके जो ये बड़े-बड़े एंटेनास लगे हुए हैं, इनका डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है जिसकी वजह से ये आप तक ईज़िली अपनी सिग्नल्स, अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। अगर हम देखें मेरे पास इधर यूट्यूब भी खुली हुई है, हाँ जी। हम यहाँ पे एक देखते हैं कि किस तरीके से हम 5G इंटरनेट या 5G किस तरह यूज़ होता है। सो 5G हाउ इट वर्क्स। तो ये जो वीडियोज़ हैं, इससे भी आपको काफ़ी ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह हो रहा है। तो हम ये वीडियो लगाते 5G is the fifth generation of wireless data networks, and it will improve them far more than 4G or 3G ever could. You'll feel it in your phone, your home, your car, and in the city and town around you. Downloads and streaming should happen literally without delay. Cars will talk to each other to
prevent collisions, and untethered augmented and virtual. तो अभी तक जो इसने चीज़ बताई वो आपको कुछ आइडिया होगा कि 5G की वजह से आपकी जो इंटरनेट की स्पीड्स हैं वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप मल्टीपल चीज़ों के अंदर 5G को यूज़ कर सकते हो। हमने एक IoT देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपकी वो तमाम चीज़ें जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होगा तो उन चीज़ों की रिस्पॉन्स, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके पास होना शुरू होगी। सो इस वजह से हम 5G जो इंटरनेट है उसको ज़्यादा आजकल लॉन्च करने की पाकिस्तान में भी अब कोशिश हो रही है। बाहर के मुल्कों में तो 5G अब काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी हो सकता है मज़ीद कुछ माह में वो चलना शुरू हो जाए। लेकिन 5G की एक डाउन साइड ये है कि आपको 5G इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, जो कि 5G सर्विसेज़ को चला सके। मेजॉरिटी फ़ोन जो नए आ रहे हैं, वो तो बिल्ट इन या ऑटोमैटिकली 5G सर्विसेज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो फ़ोन्स हैं, उनके अंदर अभी भी सिर्फ़ अप टू 4G कैपेबिलिटी है, यानी उसमें 5G की सर्विस या सिम कार्ड हो सकता है ना चले। सो इसको आगे हम देखते हैं कि क्या है। Can finally be achieved with real-time response. Not to mention industrial benefits like remote surgery or drone control. 5G सो आपने देखा कि 5G से हम रिमोट सर्जरी कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी को देख सकते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड्स के अंदर प्रोसेस हो रही है और आपको उसकी आउटपुट स्ट्रेट अवे मिल रही है। सो जो भी चीज़ आप कैप्चर कर रहे हो, यानी अगर आप जिस तरह अभी हम ये लेक्चर ले रहे हैं जिसमें आप ये वीडियो भी देख रहे हो, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, चाहे हमारे पास 5G इंटरनेट, लेकिन जो हमारा घर का फाइबर या यूनिवर्सिटी का इंटरनेट है, वो इतना रिस्पॉन्सिव है कि ये सब चीज़ें कर सक रहा है। और मेन मकसद ये है कि वो इंस्टेंटली आप तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। does its magic with three key abilities. First, high bandwidth. 4G could only muster about 200 megabits per second of data throughput. अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ आप इसी तरह समझ लो कि एक गाड़ियों का टनल है, ठीक है? और उस टनल से मिसाल के तौर पे 10 गाड़ियाँ एट अ टाइम गुज़र सकती हैं, क्योंकि वो सिंगल लाइन टनल है। अब यूँ ही आप उस टनल को ज़्यादा ओपन करोगे कि वहाँ पे 10 की बजाय 100 गाड़ियाँ उसमें से गुज़र सकें, तो आपकी स्पीड, आपका इंटरनेट उतना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो बैंडविड्थ बेसिकली जितना खुला रास्ता आपकी इंफॉर्मेशन को भेजने का होगा, उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट होता है। सो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ, उतना तेज़ इंटरनेट। On a good day, 5G can handle up to 1 gigabit or more. That's 1,000 megabits a second on up. Low latency. 4G suffers from around 100 milliseconds or so in response. अब लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर एक डिस्टॉर्शन या रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी जल्दी आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? सो लेटेंसी बेसिकली कितनी एफिशिएंटली और कितनी जल्दी वो इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है। मिसाल के तौर मैं आपसे बात है, कुछ को डिले हो रहा हो, कुछ को उसी वक़्त आवाज़ आ रही हो, जो वो डिले है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब की वीडियो अभी मैंने खोली, उसने बफर करने में कुछ सेकंड लगाए। अब वो जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी और जब तक उसने प्ले की, इसको हम लेटेंसी कहते हैं। Delay or latency. 5G reaction time can be as low as 1 millisecond, which makes everything happen virtually instantly. And dense connections.
In a given square kilometer, 4G could only manage to connect about 1/10 the amount of devices as 5G can. If that's some of what 5G does, how does it do it? So आपने देख लिया कि हाई बैंडविड्थ, लो लेटेंसी और डेंस कनेक्शंस, यानी 5G डिवाइसेस या 5G नेटवर्क्स एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एट अ टाइम अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं। 5G uses new radio technology, the part of any wireless device that makes the connection. 5G uses some radio frequencies in a band known as sub-6, from 600 megahertz to 6 gigahertz, part of which is also used by current 4G LTE. But 5G will also use a higher band of radio frequencies, from 24 gigahertz to as high as 86. These much higher frequencies अब ये ज़ाहिर बात है आपको इससे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप सबकी नॉलेज के लिए चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल रेडियो की है कि हम एक रेडियो सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एफएम 100 है, तो 100 की मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे जिस जिस जगह तक उसका सिग्नल जा रहा है, वो रेडियो हम सुन सकते हैं अपने डिवाइस के ऊपर, ठीक है? इसी तरीके से मोबाइल नेटवर्क्स और सारा कुछ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर काम करता है, इन्हीं वेवलेंथ्स के ऊपर काम करता है। सो आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। डीसी 3 हर्ट्ज़, 3 किलोहर्ट्ज़, 30 किलोहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ जाता है और फिर माइक्रोवेव्स 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। सो इसको मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसीज़ या वो स्पेक्ट्रम्स हैं जिसके बेस पे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती है। bring with them much higher data rates. Now, while these new 5G radio waves can carry more data with higher performance, they can't carry it as far. So 5G will use a lot of so-called small cells. These are small versions of the big cellular towers we all know. ये क्या जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको बताया था कि 5G जो है वो छोटे टावर्स और वो टावर्स करीब-करीब लगाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ना कि जिस तरह अभी आप बड़े-बड़े टावर्स देख रहे हैं, जो कि हर चंद किलोमीटरों के बाद लगे होते हैं। नॉर्मली 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है? या कई दफ़ा ज़्यादा भी होते हैं। इसके अगेंस्ट 5G जो है, हो सकता है हर किलोमीटर या हर 2 किलोमीटर के बाद एक सेल टावर उसका लगा हुआ हो। 5G will also use some new tricks in these small cells, like beamforming, to efficiently aim transmissions rather than just spray everything everywhere. The bottom line, though, you will need new phones, tablets, portable hotspots, and the like with a 5. आई थिंक कोई जॉइन कर रहा है, तो हम उनको भी आने देते हैं और फिर 5G radio inside to connect to the new 5G networks. Your current 4G or even 3G gear can't tap into it. 5G networks will also position more data and computing resources closer to you that will avoid blunting 5G's low latency benefits. Most of us do think of phones when we think of wireless networks, but phones may actually be the least interesting thing about 5G. It will also power autonomous cars, so they have awareness of every other car, bike, सर ऑटोनमस कार्स क्या है? ऑटोनमस कार्स आपने टेस्ला की गाड़ियाँ देखी हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग पे हैं, ठीक है? गाड़ियाँ खुद ब खुद चलती हैं। ये बेसिकली इन गाड़ियों के अंदर भी एक सिम कार्ड लगी होती है, जो कि 5G इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है और जिसके बेस पे वो अपना पूरा रूट देखती हैं, ठीक है? कोई ऑब्स्टिकल हो, उसको अवॉइड करते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है 5G की ऑप्शंस। फिर जैसे ये अब साइकिल्स की बात करने लगे हैं। अब साइकिल्स क्या है कि बहुत सारे बाहर के मुल्कों में आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो और वापस उसी जगह पे खड़ी करनी पड़ती है। अब वो सारी जो कनेक्टिविटी है, जो सब कुछ है, जो साइकिल को सिग्नल आ रहा है कि किस इस यूज़र ने कितने टाइम के लिए ये चीज़ आपसे ली है, वो बेसिकली सारा कुछ
ये नेटवर्क ही कर रहा होता है, मोबाइल नेटवर्क ही कर रहा होता है, और 5G के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होता है। ये नहीं कि 4G के थ्रू ये चीज़ें नहीं होती, 4G के थ्रू भी होती है, लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम 200 मेगाबिट्स तक है, जो कि कई दफ़ा इतनी पावरफुल नहीं होती जिससे आप ये चीज़ें रियल टाइम में कर सको। pedestrian and traffic signal around them. Smart cities based on 5G can make almost anything that's electric also connected and aware. When a bridge needs repair, why can't it tell someone? With a mesh of 5G connected sensors, it could. And then there's your home. 5G will offer a new way to get internet there, eschewing cable or DSL, and one day maybe even obviating your Wi-Fi router altogether, as devices may just use 5G natively to connect directly to a wireless ISP. 5G तो ISP क्या होता है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स पाकिस्तान में अगर हम देखें तो SCO जो AJK के अंदर यूज़ हो रहा है, PTCL, आपके मोबाइल नेटवर्क्स, यूफोन, मोबिलिंक, टेलीनॉर, जोंग, ये सब आपके ISPs भी होते हैं। जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क होने के साथ-साथ ISPs का भी वो अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं। has renewed concerns about the safety of cellular radio waves. Some cities have taken action to block 5G deployment. Health questions come up around 5G's use of microwave frequencies, lots of them as we've seen, thanks to that large number of small cells that will be installed around us. Now, while 5G may sound like a lot of microwave ovens mounted on poles running with their doors open, in fact, microwaves are nothing new. Already emitted by your current smartphone, old cordless phones, your wireless headphones and earbuds, and just about anything with Wi-Fi, as well as, yes, microwave ovens. But even 5G's highest frequencies are considered by scientists to be non-ionizing radiation. You have to move on up to... तो इसका मतलब ये कि 5G इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी स्टार्ट हुई थी कि 5G टावर्स जो हैं वो लोगों की सेहत को और बाकी चीज़ों को काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में बहुत सारी जगहों पे, बल्कि यूरोप में कई जगहों पे 5G टावर्स को आग तक लगा दी गई थी और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कि जी ये ख़ास तौर पे जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है और इस तरह की चीज़ें। जबकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हर वक़्त हम उसके अंदर से गुज़र रहे हैं। अभी आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी कुछ ना कुछ रिसेप्शन जो ले रहा है, वो भी वेव्स की सूरत में ले रहा है, ठीक है? सो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और आज तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं आई, जिससे ये प्रूव हो सके कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़, 5G इंटरनेट का यूज़ या इवन माइक्रोवेव्स का यूज़ आपकी सेहत पे एडवर्स इफ़ेक्ट करता हो। X-rays, gamma rays, and cosmic radiation to find the kind of emissions that will harm cells, and 5G is far below that. 5G follows the inverse square law, losing power rapidly at even a small distance from the small cell. The US CDC says there is no scientific evidence to provide a definite answer to the question of cellular radio wave safety, whether it's 3G, 4G, or 5G. 5G will take years to roll out and some investment on your part. But the complexity of that deployment and debugging should be worth the wait, delivering the world we've been promised for a long time, where everything is connected, aware, and responsive, and a world in which we can stop worrying about the availability or performance of connectivity in the first place. तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 5G का ऑप्शन, और इसी के साथ हमने बाकी जो भी लेक्चर के अंदर चीज़ें हैं, मैं वो भी खोल लेता हूँ, जिसपे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग और ये सब कुछ भी इसी 5G के या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है? जैसा उसने वीडियो में डिस्कस किया कि 5G की वजह से हम चीज़ों को आपस में काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोनोमस चीज़ें कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी को देख सकते हैं। ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी का एक सब पार्ट है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और
एआई भी हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करती है, जिसकी बेस पे वो आपको फौरन रिस्पॉन्स दे रही होती है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 12 से 13 से 14 टोटल चीज़ें आ जाती हैं, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आईसीटी, सॉरी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और जो इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अंदर आ जाती है, जिसमें हमारे पास आपने देखा कि 5G टेक्नोलॉजी, एआई, एज कंप्यूटिंग। मैं इसको भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। जो वीडियो अभी हमने देखी इसमें उसने जिक्र किया था कि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन हो रही है, रियल टाइम में डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब जो रियल टाइम में डेटा प्रोसेस हो रहा है इसको हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जब आप उठते हो, जागते हो, तो आप तक जो रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचती है और आपका ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये किस रंग की रोशनी है, और वो फ़ौरन आपको कह देता है कि ये वाइट लाइट है, ऑरेंज लाइट है, ब्लू लाइट है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स जब ये चीज़ें प्रोसेस करते हैं और उसी वक़्त वो आउटपुट देते हैं, इसको हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है? कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सोर्स के साथ ही प्रोसेस करती जाए, यानी वो जो ही आप तक पहुँच रही है, उसी वक़्त उसको प्रोसेस किया जाए। सो 5G एक कॉमन एग्जांपल है इस एज कंप्यूटिंग की भी। फिर आ जाता है ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सो ब्लॉकचेन में हमारे पास क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों को, डेटा को माइन करते हो, सिक्योर करते हो, और उसके अगेंस्ट आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हो। और वो रिसोर्सेज कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पावर रिसोर्सेज होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है? फिर आ जाते हैं हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स। सो क्वांटम कंप्यूटर्स दुनिया में चंद ही एग्जिस्ट करते हैं, अ, इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक, इनको मेंटेन करना, इनको यूज़ करना, इनको यूज़ करने के साथ-साथ, एक मिनट, हाँ, यूज़ करने के साथ-साथ इनको क्रिएट करना बहुत कॉस्टली है। ठीक है? सो अभी के जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई एक आधी वीडियो हो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। सॉरी, मैं टच कहीं कर रहा हूँ और टच कहीं और हो रहा है। एक मिनट बच्चों, मेरा यूट्यूब आई थिंक वो पसंद नहीं कर रहा कि मैं चलूँ क्यों। तो क्वांटम कंप्यूटर, अगर आप ये वीडियो, ये जूम इन मैं नहीं कर सक रहा, लेकिन जो ये आप हेडिंग देख सकते होगे, क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सप्लेन्ड विद MKBHD। जो पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये बेसिकली एक क्वांटम कंप्यूटर की इमेज है कि क्वांटम कंप्यूटर दिखता किस तरह है। ये जो जिसमें लड़का और लड़की खड़े हुए हैं। सो अब हम देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर हाउ इट वर्क्स। सो हम जल्दी से A quantum इसको computer देखते हैं। is an advanced computer that uses the principles of quantum mechanics to perform calculations at speeds unattainable by even the top supercomputers of the modern world. To understand how a quantum computer works, imagine that you're playing a game of chess and want to predict all the possible moves your opponent might Mm. make. You can do this with a classical or regular computer,
It will go through each move of your opponent one at a time until it runs through all possible moves. This process, as you can imagine, can be time-consuming. However, if you had a quantum computer, it would simulate all possible moves of your opponent at once, in a fraction. So, क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी चीज़ है वो उसको स्ट्रेट अवे प्रोसेस कर रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को लेके चल रहा हो ठीक है सर क्वांटम कंप्यूटर्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एट वन टाइम उसको स्ट्रेट अवे मॉनिटर करेगा उसको सॉल्व करेगा और आप तक वो रिजल्ट पहुंचा देगा ठीक है जैसा ये एग्जांपल दे रहा है चेस की मूव्स की कि अगर कोई चेस खेल रहा है ठीक है तो चेस के अंदर किस तरीके से वो तमाम मूव्स जो ओपोनेंट की हैं उसको स्ट्रेट अवे वो एक ही गो में of the time the करेगा classical computer took. This is similar to what a quantum computer can do in the realm of analysis and computation. A quantum computer and a classical computer are similar in some ways. Both have circuits, chips, and logic gates to process information, and they are both operated by algorithms. However, the primary difference lies in how they process information. Classical computers use binary bits, zeros and ones, representing the on or off state of a current. Quantum computers, on the other hand, use qubits, which can exist in both states simultaneously, a property known as superposition. This unique ability of qubits opens up a world of possibilities, allowing quantum computers to process information in a fundamentally different way than binary bits, and potentially revolutionize the future of technology. Let's consider the concept of superposition using an everyday example. When you flip a coin, it can show either heads or tails. But when the coin is spinning in the air, what state would you say the coin is in? Is it heads or is it tails? While it's spinning in the air, it could be argued that it's both heads and tails, correct? Similarly, a qubit can सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि नॉर्मल कंप्यूटर और जो क्वांटम कंप्यूटर है किस तरह प्रोसेस कर रहा है डेटा के वो हर वक्त अपनी कैलकुलेशंस अपनी इंफॉर्मेशन को वो कर चला रहा होता है और उसमें सिर्फ ऑन ऑफ यानी यस और नो की ऑप्शन नहीं होती उसमें यस नो दोनों हर वक्त उसके साथ साथ चल रहे होते हैं exist in both the 0 and 1 states simultaneously. In a quantum computer, a system of multiple qubits can simultaneously possess multiple states, allowing the quantum computer to process many solutions simultaneously, something a classical computer simply cannot do. This capability enables quantum computers to solve problems much faster than classical computers. The magic of quantum computers doesn't end with qubits and their multiple states. These multiple states of multiple qubits can be linked to each other, or in the language of quantum mechanics, they are entangled with each other. Entangled qubits work in a way that the operations of one qubit can influence other qubits, no matter how far apart they are, and can also influence the entire system. This allows for significantly higher computational power, something that classical computers cannot achieve. Entangled qubits सो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि क्वांटम कंप्यूटर्स किस तरह काम करते हैं और उनका क्या मकसद है कि आप डेटा को कितनी जल्दी प्रोसेस कर सकते हो फिर जो क्यूबिट्स का उसने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर वो एक चेन भी बनाते हैं तो जो पहला क्यूबिट डिसाइड करता है कि ये आउटपुट होगी या ये प्रोसेस हमने करना है तो वो सारे उसको फॉलो करते हैं जबकि एक नॉर्मल कंप्यूटर में वही प्रोसेसिंग या यस होगी या नो होगी सो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ऐप इस तरह भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स खुली हुई हैं और ये कॉन्सेप्ट 0 और 1 यानी ऑन या ऑफ का ही चलेगा सो अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये ऐप चलेगी जबकि बाकी जो हैं बैकग्राउंड में चलेंगी और नॉट नेसेसरीली वो एनर्जी या इन डेटा को यूटिलाइज करेंगी अभी जो इस वक्त सिर्फ एक ऐप मेरी बैकग्राउंड में डेटा यूटिलाइज कर रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्यों क्योंकि मैं आपके साथ उसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके
सो ये आ जाता है हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग। इसी के बाद साइबर सिक्योरिटी इनोवेशंस। साइबर सिक्योरिटी ये है कि आप अपने डेटा को किस तरह सिक्योर कर सकते हो, किस तरह मज़ीद आप उसके इंक्रिप्शंस को सिक्योर कर सकते हो, डेटा सिक्योरिटी किस तरह ले के चल सकते हो। सो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आईओटी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो तमाम चीज़ें जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, डेटा को शेयर करती हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डेटा को लेके आना जाना, वो सब कुछ आईओटीज़ के अंदर आ जाता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसको हम यूज़ करते हुए मेडिकल डिसीजंस ले सकें, मेडिकल रिसर्चेस कर सकें, वो हमारे पास आ जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फिर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर हो, ठीक है, जो घर की सफाई करता है। आजकल आपने देखा होगा कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, जिसको आप एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, एरिया उसके साथ बता दो, तो वो उसी टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली सफाई आपके घर की करना शुरू कर देगा। या स्मार्ट लाइट्स हैं, ठीक है, कि आपने शाम को ऑटोमेटिकली टाइमर लगाया हुआ है कि इस टाइम पे तमाम घर की लाइट्स ऑन हो जाएं और इस टाइम पे तमाम ऑफ हो जाएं। तो वो सब कुछ भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है 5G एंड सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये हम देख चुके हैं। अब सैटेलाइट की कनेक्टिविटी इसमें क्या है कि आप किस तरीके से, जिस तरह इलॉन मस्क का स्टारलिंक है, कि आप सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट को यूटिलाइज कर सकें। उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी बैंडविड्थ कम होती है और आपके पास जो इंटरनेट की जो डेटा डाउनलोड स्पीड्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ह्यूमन ऑगमेंटेशंस आपने देखी, ह्यूमन ऑगमेंटेशंस में क्या है कि इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है न्यूरोलिंक, जिसके अंदर वो इंसानों के अंदर या बंदरों के अंदर एक ऐसी चिप लगाते हैं जिससे उसके माइंड को कंट्रोल किया जा सके। अब ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या वो जो चिप लगाने का है, उसका एडवांटेज उन लोगों में होता है जो किसी वजह से माजूर हों या माजूरी का शिकार हों। ठीक है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो न्यूरोलिंक ऐसे लोगों पे टेस्ट की गई है जो कभी ना बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन माइंड उनका एक्टिव था, तो माइंड के थ्रू और एक्सटर्नल स्पीकर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ आप। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं जहाँ पे न्यूरोलिंक लोगों ने कंपनी ने यूज़ किया है लोगों के दिमागों में उनको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक के भी है कि एक अमेरिकन सोल्जर था, वो पैरालाइज हो गया टाँगों से नीचे, यानी वो अपनी टाँगें नहीं था हिला सकता। तो उस पे न्यूरोलिंक का तजर्बा किया गया, तो उसकी वजह से वो अपनी टाँगें यूज़ करना स्टार्ट कर सकता था और वो वापस चलना-फिरना उसने स्टार्ट कर लिया था। सो ये एडवांटेजेस हैं। फिर हमारे पास आ जाती है एनएलपीज़, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप जब चैट जीपीटी या किसी भी एआई से बात करते हो, तो वो जो आपको रिस्पॉन्स देता है, वो बड़ा नेचुरल होता है, वो रोबोटिक रिस्पॉन्स नहीं होता। यानी आपको यही लगता है कि आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं नेचुरल लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर। और इसके साथ आपका जो ये पूरा टॉपिक है, आईसीटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, ये अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो भी हमने पढ़ा देखा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को, आप चैट में भी लिख सकते हो और आप अ, अपना माइक अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। सर 5G और 4G में क्या डिफरेंस है? सो 5G बेसिकली ज़्यादा तेज़ इंटरनेट की स्पीड्स है, ठीक है, अप टू 1 गीगाबिट पर सेकंड। 4G जो है मैक्सिमम
200 MB की स्पीड तक ही चलता है। सो ये डिफरेंस है कि स्पीड का और लेटेंसी, यानी कि एक आपने इमेज अगर खोलना है तो उसको कितना टाइम लगता है। 5G में वो चीज़ स्ट्रेट अवे ओपन हो जाती है। 4G में हो सकता है वो 2-4 सेकंड या 10 सेकंड तक का टाइम ले उस इमेज को खोलने के लिए, या उस जो भी वेबसाइट है उसको शो करने के लिए। और कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. अच्छा, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जो अगला लेक्चर है वो मैं रिकॉर्डिंग पॉज़ कर दूँ, स्टॉप कर दूँ? चलो जी, हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।